नमः संस्कृताय। आज के पाठ में हम सत्व संधि के विषय में चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने उत्त संधि के विषय में चर्चा की है और आज कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सत्व संधि के विषय में चर्चा करेंगे, जो कि विसर्ग संधि के अंतर्गत है। तो आइए चर्चा करते हैं। सत्व संधि कहते किसे हैं? देखिए, इसका जो सूत्र है वो है विसर्जनीयस्य सह। विसर्जनीयस्य सह मतलब यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो श होता है। श मतलब तालव्य सा। और यदि ट ठ हो तो श होता है, मतलब मूर्धन्य सा। और अगर त थ हो या क ख हो तो दंत सा होता है। मतलब खर प्रत्याहार में वर्गों के प्रथम द्वितीय वर्ण और स श श मतलब तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत से आते हैं। तो आइए हम देखते हैं उदाहरण के हिसाब से। जैसे देखिए नमः धनते। अब यहाँ पे देखिए सामने उसके कौन सा वर्ण है? त है, ठीक है ना। तो मैंने बताया कि ये विशेष नियम इसके लिए, जैसे च छ हो तभी तालव्य सा होगा, ट ठ हो तभी मूर्धन्य सा होगा। बाकी अगर और कोई वर्ण है तो स होगा। इसीलिए देखिए सूत्र का नाम है विसर्जनीय से सह। तो आइए देखते हैं। नमः धनते, नमः धनते, नमस्ते, ठीक है ना। विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया? परिवर्तन, स हो गया। अब ये आप ध्यान देंगे कि स होगा तो आधा सा होगा, पूर्ण सा नहीं होगा। स के नीचे हलंत है। आप सभी वर्णों में देख रहे होंगे, सभी अक्षरों में, चाहे तो दंत सा हो, चाहे तालव्य सा हो, चाहे मूर्धन्य सा हो, सब में हलंत है। तो हलंत का मतलब आधा वर्ण, उसके साथ आ नहीं जुड़ा हुआ है। तो नमः धनते, नमस्ते। इसी तरह से देखिए बालकः धन तरति। अब देखिए बालकः धन तरति, बालकः में जो विसर्ग है उसको स हो गया तो बालकस तरति। क्या बन गया? बालकस तरति, ठीक है। फिर देखिए इतः धन ततः। अब ये जो इतः में विसर्ग है इसको सकार हो गया तो इतस्ततः, इतः धनततः इतस्ततः। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जहाँ पे चकार आएगा, च और छ आएगा, वहाँ पे तालव्य सा हो जाएगा। आप देख रहे होंगे निह धन चलह, निश्चलह। अब यहाँ पे कौन सा सा हो गया? तालव्य सा हो गया। तो निह धन चलह, निह के बाद जो विसर्ग है उसको श हो गया, कौन सा सा? तालव्य सा, निश्चलह। इसी तरह से हरि धन छलति, हरि धन छलति, विसर्ग और छा मिलकर क्या हो गया? छ, तो हरिश छलति। आप देख रहे होंगे चकार या छकार आए, मतलब च या छ वर्ण आए तो तालव्य सा हो जाता, तो हरिश छलति, हरिश छलति ऐसा रूप बन गया। फिर देखिए सिरह धन छेदः, यहाँ पे भी छ है तो सिरस छेदः, तालव्य सा हो गया, सिरस छेदः। विसर्ग और छा मिलके छ बन गया। अब देखिए टकार और ठकार का उदाहरण देखते हैं। तो धनु धन टंकारः। अब यहाँ पे विसर्ग के बाद क्या है? ट है। तो ट ठ जहाँ पे हो वहाँ पे क्या हो जाएगा? मूर्धन्य सा हो जाएगा, मूर्धन्य सा हलंत के साथ में। तो धनु धन टंकारः। अब यहाँ पे धनु में जो विसर्ग है उसको श हो गया, श, तो धनुष्टंकारः। कैसे पढ़ेंगे? धनुष्टंकारः, उच्चारण करेंगे धनुष्टंकारः। अब देखिए ठकार का उदाहरण देख लीजिए। ठ का रामः धन ठकारः। अब यहाँ पे विसर्ग के बाद चूंकि ठ है, ट ठ में कोई वर्ण होगा तो मूर्धन्य सा होगा, तो रामस ठकारः। आप देख रहे होंगे विसर्ग और ठा मिलके ठ बनाता है, तो रामस ठकारः। अब देखिए इसके कुछ और उदाहरण हैं। जैसे अगर सामने च छ ट ठ या क ख त थ के अलावा कोई वर्ण आए, जैसे उसका सवर्ण आए, जैसे श है, अब तालव्य सा, हरि के बाद सेते है, हरि धन सेते,
तो यहाँ पे ऑलरेडी तालव्य सा है, तो जब उसके सामने तालव्य सा रहेगा तो विसर्ग को तालव्य सा ही होगा। अगर दंत सा रहेगा तो विसर्ग को दंत सा होगा। अगर मूर्धन्य सा रहे तो मूर्धन्य सा ही होगा। मतलब उसके सामने वाला वर्ण अगर उसका सवर्ण है तो उसको सवर्ण हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए हरि धन शेते हरिष्यते, चूंकि सामने विसर्ग के बाद क्या है, स है, तालव्य सा है, तो विसर्ग को भी तालव्य सा हो गया, तो हरिष्यते क्या बन गया, हरिष्यते। इसी तरह से मुनि धन शेते, तो क्या बन गया, विसर्ग को सा हो गया तालव्य सा, तो मुनिष्यते। आप देख रहे होंगे उदाहरण में मुनिष्यते। इसी तरह से देखेंगे रामः धन षष्ठः, रामः धन षष्ठः। अब चूंकि यहाँ पे मूर्धन्य सा है, रामः के बाद विसर्ग के बाद मूर्धन्य सा है, तो रामषष्ठः। आप देख रहे हैं क्या हो गया, मूर्धन्य सा हो गया, विसर्ग को मूर्धन्य सा हो गया, तो रामषष्ठः। इसी तरह से दंत सा का उदाहरण देखते हैं, निहि धन संदेहम। अब यहाँ विसर्ग के बाद दंत सा है, तो विसर्ग को क्या हो जाएगा, दंत सा हो जाएगा, तो निस्संदेहम क्या बना, निस्संदेहम। इसी तरह से कृष्णः धन सर्पः। अब यहाँ पे विसर्ग के बाद दंत सा है, तो क्या बनेगा, कृष्ण सर्पः। क्या हो गया, दंत सा, तो कृष्ण सर्पः। तो ये ध्यान देना है कि अगर इस सत्व संधि में इसका विशेष नियम क्या है कि अगर खर प्रत्याहार का वर्ण आए तो स, श या श, मतलब दंत सा, मूर्धन्य सा और तालव्य सा, इन तीनों सा में से होते हैं। अब उसमें कंडीशन क्या होती है, विशेष कंडीशन ये होती है कि अगर च छ आए सामने, विसर्ग के बाद च छ आए तो तालव्य सा होता है, अगर ट ठ आए तो मूर्धन्य सा होता है, और अगर क ख या त थ आए तो दंत सा होता है। और अगर उसके सामने उसका सवर्ण आए, मतलब अगर तालव्य सा है तो तालव्य सा, अगर दंत सा उसके विसर्ग के बाद है तो दंत सा, अगर मूर्धन्य सा है तो उसके बाद विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सा। इस तरह से परिवर्तन होता है। तो आज के पाठ में हमने सत्व संधि के विषय में समझा जाना, और जो कि कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। धन्यवाद।